सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के आरोप भी शामिल थे, को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जब पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेकर अपने विवादों का निपटारा कर चुके हों, तब पति और उसके परिजनों के खिलाफ अभियोजन को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया गया था। मामले के तथ्यों के अनुसार नवनीश अरोड़ा अपीलकर्ता संख्या 1 और उत्तरदाता संख्या 2 के बीच वैवाहिक संबंध से संबंधित था, जिनका विवाह 6 मार्च 2018 को हुआ था। मतभेदों के कारण उत्तरदाता संख्या 2 लगभग 10 महीने बाद मैट्रिमोनियल होम छोड़कर चली गई। इसके बाद 15 मई 2019 को उत्तरदाता संख्या 2 ने थाना रादौर, जिला यमुनानगर, हरियाणा में एफआईआर संख्या 67 दर्ज कराई, जिसमें पति और उसके माता पिता अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 406, 498 और 506 के तहत आरोप लगाए गए। 7 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। बाद में पक्षकारों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया और 19 जनवरी 2024 को फैमिली कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक का डिक्री पारित किया। तलाक के बाद उत्तरदाता संख्या 2 ने अपने सभी लंबित मामले वापस ले लिए। अपीलकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अर्जी दी। उत्तरदाता संख्या 2 ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि पत्नी के पिछले विवाह से हुए बच्चे के उत्पीड़न से संबंधित कुछ आरोप साबित हुए थे। इससे आहत होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में पक्षकारों के विभिन्न तर्क रहे, जिनमें अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिनव रामकृष्ण ने दलील दी कि जब पक्षकार आपसी सहमति से तलाक ले चुके हैं और समझौता हो चुका है, तो आपराधिक मुकदमा जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तलाक का डिक्री अंतिम रूप ले चुका है और उत्तरदाता संख्या 2 को एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं हरियाणा राज्य की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल श्री शेखर राज शर्मा ने कहा कि शिकायत उचित थी, क्योंकि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा बच्चे के उत्पीड़न के विशिष्ट आरोप लगाए गए थे, इसलिए यह मुकदमा रद्द करने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए यह मुख्य प्रश्न तय किया, क्या पक्षकारों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर एफआईआर संख्या 67/2019 में लगाए गए आरोप अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की असाधारण शक्तियों के प्रयोग को उचित ठहराते हैं। पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में पति के हर रिश्तेदार को आरोपी बनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दारा लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना 20253 SCC 735 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि बिना ठोस तथ्यों के रिश्तेदारों पर मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने यह भी कहा कि आपराधिक कानून को उत्पीड़न के औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मालाकर बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड और अरुण जैन बनाम स्टेट ऑफ NCT दिल्ली के मामलों में भी तलाक के बाद कार्यवाही रद्द की गई थी, ये कहते हुए कि ऐसे मामलों में मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पीठ ने स्पष्ट किया, जब वैवाहिक संबंध तलाक के साथ समाप्त हो चुका हो और पक्षकार अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हों, तो आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना, विशेषकर तब जब निकट और ठोस आरोप न हो, किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। ये केवल कड़वाहट को बढ़ाता है और आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ डालता है। अदालत ने जिन तथ्यों को निर्णायक माना, उनके अनुसार आपसी सहमति से तलाक का डिक्री पारित होकर अंतिम रूप ले चुका है। सभी विवादों का निपटारा हो चुका है। सभी लंबित मामले वापस ले लिए गए हैं। उत्तरदाता संख्या 2 को कार्यवाही रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञान सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 201210 SCC 303 का हवाला देते हुए अदालत ने दोहराया कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान होने पर गैर समझौता योग्य अपराधों में भी कार्यवाही रद्द की जा सकती है, यदि उसे जारी रखना निष्फल होगा और न्याय की हानि होगी। अंतिम आदेश। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया। हम दिनांक 7 नवंबर 2019 के आरोप पत्र और दिनांक 15.05.2 भिनाय उपखंड के बांदनवाड़ा निवासी नवयुवक जाला राम फागना ने आज स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीणों की दहलीज तक पहुंचाने के उद्देश्य से दरबार होम केयर कार्यालय क्लिनिक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी एडवोकेट ने फीता काटकर किया।
इस अवसर पर उन्होंने जलाराम फागना को साफा व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया और इस सराहनीय पहल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कस्बे व आसपास के ग्रामीण अब घर बैठे बेहतरीन मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। जलाराम फागना ने बताया कि दरबार होम केयर के माध्यम से 7 डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की टीम द्वारा संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन सेवाओं में नर्सिंग सुविधा, फिजियोथेरेपी, डॉक्टर से परामर्श, टाँके लगाना, सभी प्रकार की जांच, एम्बुलेंस व ऑक्सीजन सुविधा, पेशाब की नली व नाक की नली लगाना, बुजुर्गों व दिव्यांगों की घर पर देखभाल, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, आयुर्वेद, मसाज सहित अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दरबार होम केयर का कार्य क्षेत्र बांदनवाड़ा, भिनाय, मसूदा, विजयनगर, नसीराबाद और अजमेर रहेगा, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय पर उपचार और आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी। वहीं शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण व ग्रामीण जन मौजूद रहे, जिनका फागना व उनकी टीम द्वारा अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया गया तथा अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। आप सभी का स्वागत है। आप दरबार होम केयर आपके बांदनवाड़ा, नसीराबाद, मसूदा, विजयनगर सभी जगह ये पूरे क्षेत्र में पूरी दरबार टीम, हमारे पास 20 से 25 डॉक्टर है और 60 नर्सिंग स्टाफ है। ये पूरे क्षेत्र में सेवाएं देंगे। आपके घर बैठे आप सभी को दरबार होम की टीम की तरफ से सेवाएं मिलेगी। आप सभी का आभार और धन्यवाद बना रहे हमारे पर। भारत माता की जय। बुधवार को विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित तिरंगा रैली में छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलगुरु के आशीर्वाद और अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। मुख्य संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ें हमारे ज्ञान और कर्म में निहित हैं। सभ्यता का सीधा संबंध कर्म से है और संस्कृति का ज्ञान से। इस संगम का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा न केवल हमारी आज़ादी की याद दिलाता है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और समर्पण का प्रतीक भी है। कुलगुरु ने छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का समाज उत्थान और राष्ट्र प्रगति में अहम योगदान होना चाहिए। यही सच्ची भक्ति और देश के प्रति समर्पण है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी ने जय भारत, जय हिंद और भारत माता की जय के नारों के साथ देशभक्ति की भावना को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू शर्मा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आशीष पारीक ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलसचिव श्रीमती प्रिया भार्गव, वित्त नियंत्रक नेहा शर्मा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील टेलर, प्रोफेसर मोनिका भटनागर, प्रोफेसर अरविंद पारीक, प्रोफेसर सुभाष चंद्र, डॉक्टर सूरज राव, डॉक्टर लारा शर्मा, डॉक्टर असीम जयंती सहित अतिथि शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। भिनाय उपखंड अधिकारी के पद पर जीतू कुलेरी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर बांदनवाड़ा कस्बे के 7 स्टार प्रेस क्लब के साथियों ने उनसे शिष्टाचार भेंट करते हुए पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया और शुभकामनाएं प्रेषित की। कुलेरी ने मुलाकात के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, प्रशासन की पारदर्शिता और जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समयबद्ध समाधान और जनसुनवाई को प्रभावी बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पत्रकारों ने भी आशा जताई कि नई उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में भिनाय क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और आमजन की समस्याओं का समाधान सुगमता से होगा। इस मौके पर 7 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश मेहरा सहित मनोज आहूजा, अशोक ठाकुर, लक्ष्मण सिंह राठौड़ व तारा प्रकाश जोशी मौजूद रहे, जिन्होंने एक सकारात्मक सहयोग की भावना के साथ उपखंड प्रशासन को सहयोग देने का भरोसा दिलाया। चित्रगुप्त प्रगतिशील समाज का स्थापना दिवस मंगलवार को किंग एडवर्ड मेमोरियल में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील सक्सेना ने की एवं मुख्य अतिथि भारत भूषण सिन्हा जी रहे। सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त की पूजा श्रीमती शिखा सक्सेना, संगीत सक्सेना, श्रीमती रोशनी व नीलेश प्रधान द्वारा की गई व आरती गायन मंजू सक्सेना, सीमा सिन्हा, अलका जी द्वारा की गई। अध्यक्ष आलोक सक्सेना ने सभी का स्वागत किया। गरिमा सक्सेना ने गणेश वंदना पर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट परिणाम लाने पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस क्रम में कक्षा 10 एवं 12वीं में एक सर्वोच्च अंक प्राप्त बच्चों को नकद राशि 1100 रुपये मंजू एवं विकास सक्सेना द्वारा देकर सम्मानित किया गया।
संस्था के वित्तीय रिपोर्ट मनोज सक्सेना एवं प्रगति रिपोर्ट सुनील सक्सेना द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अतिथियों का संगीता भटनागर एवं उमेश जी ने चंदन का तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ मनाली मिताली एवं अमित श्रीवास्तव ने निकाले, जिसमें 3 लकी चित्रांशों को पारितोषिक दिए गए। कार्यक्रम में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें अनुराग श्रीवास्तव, अजय नाग, उर्वशी हजेला, मितुल जय, मितार्थ जय, काशवी, प्रतिभा, तेजस्विनी, अनिष्का, दीपिका, मनाली मिताली ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। सभी ने कार्यक्रम के बाद भोजन ग्रहण किया। मंच संचालन एडवोकेट मीना सक्सेना एवं डॉक्टर ऋतु शिल्पी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की प्रभारी एवं महिला अध्यक्ष मीना सक्सेना ने अंत में सभी को समाज बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वर्ष 2018-19 की राज्य बजट घोषणा में उपखंड मुख्यालय भिनाई पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया गया था। घोषणा को अब 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कॉलेज भवन का निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है। स्थायी भवन के अभाव में कक्षाएं अस्थायी व्यवस्थाओं में चल रही हैं, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस संबंध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर मंत्री अजय आचार्य के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नाम उपखंड अधिकारी जीतू कुलेरी को ज्ञापन सौंपकर राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने की मांग की। ज्ञापन में छात्रों का कहना है कि सरकार व प्रशासन की अनदेखी के कारण उनका कीमती समय और भविष्य दोनों खतरे में है। बजट घोषणा के 5 साल बाद भी राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। वहीं स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों ने राज्य सरकार से तत्काल भवन निर्माण शुरू कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सचिन जोशी, अक्षत जोशी, श्री राम माली, कार्तिक, महादेव, सूर्य देव सहित कई छात्र उपस्थित थे। बुधवार को मसूदा में वीर शिरोमणि दुर्गादास की जयंती व क्षत्रिय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में वीर शिरोमणि दुर्गादास की मूर्ति पर अतिथियों द्वारा फूल माला चढ़कर उनको याद करते हुए नमन किया। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों में राव दुष्यंत सिंह राठौड़, यदु प्रताप सिंह खरवा, राजस्थान के भामाशाह जाने माने उद्योगपति मेघराज सिंह रॉयल, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, क्षत्रिय सेवा संस्थान मसूदा के अध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, रूप सिंह बारहट, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, सिंगावल ठाकुर महेश्वर सिंह, ठाकुर मनमत सिंह राठौड़, ठाकुर भोपाल सिंह आदि द्वारा दुर्गादास की जीवनी पर प्रकाश डाला। संबोधित करने वालों ने कहा कि वीर शिरोमणि दुर्गादास जी ने मारवाड़ व देश के लिए जो बलिदान दिया, देश उसका सदैव ऋणी रहेगा। उनके द्वारा मारवाड़ के सेनापति रहते हुए जो योगदान दिया, राजपूत समाज को उस रास्ते पर चलना सीखना होगा। क्षत्रिय समाज की प्रतिभाओं को उनके आचरण से सीखना होगा। साथ ही चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, एकता बनाए रखें और तरक्की करें। 150 से ज्यादा क्षत्रिय छात्र छात्राओं व प्रशासन में योगदान के लिए क्षत्रिय सरदारों का दुपट्टा पहनाकर शील्ड देकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति के क्षत्रिय कार्यकर्ताओं में भूपेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह, प्रदीप सिंह भदौरिया, जय बहादुर सिंह राठौड़ बदली, भरतवीर सिंह, दुर्गेश सिंह, जगदेव सिंह, शक्ति सिंह, धीरेन्द्र सिंह, डीपी सिंह, श्रवण सिंह, गुमान सिंह, गजराज सिंह, भारत सिंह, गोविंद सिंह, देवेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह शेखावत, शेर सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह राठौड़, सूर्यवीर सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह रहे। मंच का संचालन खुमान सिंह राठौड़, गिरीशपाल सिंह जमोला ने किया। अतिथियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मसूदा विधानसभा के क्षत्रिय सरदार व मातृशक्ति ने जयंती में भाग लिया। वहीं युवाओं का जोश चरम पर था। वीर दुर्गादास अमर रहे के नारे से हॉल गुंजायमान रहा।